एड्रीनल मेडल्ला से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। नेचर क्या है इनकी? नेचर क्या है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। जब भी मैं पूछूं या एमडी कैट में कहीं पे है कि नेचर क्या है, तो आंसर क्या होगा कि जो भी उसकी नेचर होगी। इसकी नेचर है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। एपिन अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने मुझे आंसर करना है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर न्यूरोट्रांसमीटर, यस और नो? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर हार्मोन्स, यस और नो? यस। तो इसका मतलब है ये वो हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, और ऐसा है नहीं बॉडी में यूजुअली हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। एसिटाइलकोलिन सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही है, हार्मोन नहीं। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी। तो अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है आपका एड्रीनल मेडल्ला जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, किसके कंट्रोल में है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके कंट्रोल में है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एड्रीनल मेडल्ला एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कब रिलीज करेगा? जब सिंपैथेटिक रिस्पांस आएगा, एग्जैक्टली जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन आएगी। अब मैं आपको अब उसका फंक्शन समझाने लगूंगा एड्रीनल मेडल्ला का। इस टेबल पे मैं बाद में आता हूं, पहले आपने मेरी तरफ फोकस करना है। जब भी फाइट और फ्लाइट कंडीशन आती है, अब मैं एक बात, ये हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किया था ना, उसी को आगे एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप टेंस होते हैं या सिंपैथेटिक रिस्पांस आता है, तो बेटे आपके बॉडी के 3 ऑर्गन बहुत वाइटल हो जाते हैं। 3 मतलब उनका काम बढ़ जाता है इस सिचुएशन के अंदर। नंबर 1 इज ब्रेन। क्यों? डिसीजन लेनी है। मैंने आपको समझाया था ना, स्ट्रेस कब तक रहती है? जब तक डिसीजन ना ले। तो जब डिसीजन लेनी होती है तो वो किसका काम है? ब्रेन का। तो ब्रेन को ग्लूकोज स्ट्रेस में ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? गुड। तो ब्रेन को ग्लूकोज ज्यादा देने के लिए जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, डायलेट करना है? डायलेट करना है। मैं आपको कहूं यार इस खेत को ज्यादा पानी देना है, तो उसको पाइप जो है वो छोटा डालोगे, बड़ा डालोगे? बड़े डायमीटर वाला पाइप डालोगे। तो इसका मतलब है जो ब्रेन की ब्लड वेसल सिंपैथेटिक रिस्पांस के अंदर क्या कर जानी चाहिए? डायलेट, ताकि ब्रेन को ज्यादा ब्लड जाए, वो डिसीजन अच्छी ले। एक ऑर्गन। दूसरा ऑर्गन जो उसके, जब ब्रेन ने डिसीजन ले ली तो वो डिसीजन क्या होती है यूजुअली? अगर वो शेर वाली एग्जांपल ले लें तो डिसीजन होती है भागना। मतलब हमें पता है कि अगर हम उसको काउंटर नहीं कर सकते तो वी अवॉइड दैट। कोई भी सिचुएशन होती है हम अवॉइड। तो इसमें भागने में किसका रोल है? स्केलेटल मसल्स। तो ब्रेन के बाद जो दूसरा ऑर्गन जिसका काम बढ़ जाता है इसके अंदर, वो कौन है? स्केलेटल मसल। इसका मतलब है जो स्केलेटल मसल को ब्लड वेसल जा रही हैं उनको भी क्या हो जाना चाहिए? डायलेट। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ऑर्गन जो स्केलेटल मसल्स की हेल्प करता है कि उसको ब्लड ज्यादा मिले, हार्ट। हार्ट का भी काम बढ़ जाता है। जब भाग रहे होते हैं तो हार्ट रेट क्या हुआ होता है? 120, 130, 140, 150 तक भी चला जाता है। क्योंकि हार्ट क्या कोशिश कर रहा होता है कि स्केलेटल मसल को जल्दी और ज्यादा ब्लड पहुंचाऊं। तो इसका मतलब है हार्ट को जो अपनी ब्लड सप्लाई जा रही है उसकी वेसल भी क्या करनी चाहिए? मजदूर से काम ज्यादा लोगे तो उसको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप ब्रेन, स्केलेटल मसल और हार्ट को कह रहे हो कि काम ज्यादा करो, तो उसके पैसे क्या हैं? मनी तो नहीं चाहिए उसे, उसके पैसे उसकी ब्लड सप्लाई है, उसकी वेसल डायलेट करनी पड़ेंगी। तो अगर उसकी, अब अगली बात मैं लिंक करने लगा हूं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, क्लोज है? वी हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर किसी जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे तो उसके मुकाबले में किसी जगह की क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। या ऐसे होता है कि जब शेर देखा तो साथ ही यार ब्लड लगाना, यार ब्लड लगाना, जरा एक बोतल ब्लड लगा दो, जल्दी से भागना है बस, कि ब्लड ज्यादा देना। ऐसे थोड़ी होता है वो तो। अच्छा, अब अगली बात, इसका मतलब है कि जो बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड वेसल क्या कर जाएंगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट। 3 की वेजो डायलेट और बाकियों की वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट। अब समझो, इसका मतलब है एक ही वक्त में ह्यूमन बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन भी हो रही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ज्यादा क्या हो रहा है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, अगर आप मुझसे ये पूछो ना, सर सबसे ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस पार्ट की होती है?
द आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज्यादा वेसल किसकी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं? मतलब ये इस बात को ऐसे समझ लो कि सबसे ज्यादा अपने ब्लड की कुर्बानी कौन देता है? मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो जाएगी, जीरो से सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लेकिन बस मिनिमल लेवल पे आ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से शुरू हो रहा है माउथ से और नीचे तक जा रहा है, तो बेटे इसकी ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, ह्यूज ब्लड सप्लाई है, सारी न्यूट्रिशन यहां से आती है। आप जितना खाते हो यहीं से तो ग्लूकोज जाती है पूरी बॉडी की, तो सारी ब्लड सप्लाई, तो सोचो ये सारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो ऑटोमेटिकली ब्लड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? ब्रेन की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ और हार्ट की तरफ। अब मैं लास्ट सम अप करूं, अब मैं एड्रीनल मेडल्ला को स्प्लिट करने लगा हूं दरमियान में। जब स्ट्रेस होती है तो एड्रीनल मेडल्ला से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। एक डोपामीन भी है लेकिन वो भी आपके लेवल पे नहीं, आप सिर्फ दो ही कर लो, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन कॉजेज वेजोडाइलेशन, नॉरएपिनेफ्रीन कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन अब बात समझ आ गई, एपिनेफ्रीन किन वेसल की वेजोडाइलेशन करेगा? हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल। और नॉरएपिनेफ्रीन किसको वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? इनके अलावा सारी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे मेजर, बाकी भी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ब्रेन को ब्लड वेसल जा रही है उनका नाम क्या है? ब्रेन को जो ब्लड वेसल जा रही है उनका नाम क्या है? कौन सी? कौन सी? ऊंची बोलो, गलत होगा, रीनल किडनी को जाती है ना, कोई बात नहीं। ब्रेन को कौन सी? क्रेनियल नहीं, नाम कैरोटिड। ये जो बेटे ये जा रही है कैरोटिड वेसल्स, कौन सी होती है? जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, कैरोटिड आर्टरीज। जो हार्ट को कर रही है, कोरोनरी आर्टरीज। और स्केलेटल मसल को कर रही है, उनका नाम नहीं, उनका भी कहते हैं ब्लड वेसल सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। ये मैं नाम क्यों बोल रहा हूं? ये भी तो आ सकता है, एपिनेफ्रीन कॉजेज वेजोडाइलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल। ठीक है ना? तो कौन सी वाली पिक करनी है, या कैरोटिड या कोरोनरी या ब्लड वेसल सप्लाइंग टू स्केलेटल मसल। तो अब आपको समझ आ गया कि एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। अगर एक बंदा पहली दफा ये लाइन पढ़े ना कि एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, वो कॉल्स वेजोडाइलेशन, वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, बंदा कहता है ये तो एक दूसरे को कैंसिल करी जा रहे हैं, लेकिन वो कैंसिल नहीं कर रहे, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। गॉट इट? एड्रीनल मेडल्ला का फंक्शन समझ आ गया आपको? और मुझे अगली बात बताओ, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज कब होंगे? सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, जब भी स्ट्रेस, टेंशन, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ये जब भी होगा तब आएंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये मैं आपको टेबल बता रहा था, इसमें ये जो लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट, हार्मोन क्या कर रहा है? वर्ड क्या है? रेगुलेशन। और ये क्या कर रहा है? और ये नर्वस और हार्मोन का कंपैरिजन बहुत ही आसान है। नर्वस में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल, तो नर्व इंपल्स है। नर्वस में केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। नर्वस में भी तो केमिकल है ना, और वो तो है ही केमिकल। इसका क्या है? स्पीड रैपिड, वो क्या है? स्पीड स्लो। रिस्पॉन्स टाइम रैपिड, स्लो। नर्वस सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ये स्लो। रिस्पॉन्स टाइप लोकलाइज्ड, वाइड स्प्रेड। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। पाथवे स्पेसिफिक, डेंड्रॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। इसका क्या है? ब्लड, कोई डेंड्रॉन एक्सॉन नहीं। और कंट्रोल, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें हाइपोथैलेमस सबसे पहले आता है। हाइपोथैलेमस के पहले तीन वर्ड क्या लिखे हुए हैं? पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यही समझाया था मैंने आपको। अगर आपको एमसीक्यू आएगा तो आप इसको किसका पार्ट बनाना चाहोगे? ब्रेन का, नर्वस सिस्टम। हाँ, जो क्या प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन। इसकी तीन किस्म की सिक्रीशन होती है, ट्रॉफिक फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर, सिंपल हार्मोन। ये ट्रॉफिक फैक्टर और हार्मोन में क्या फर्क होता है? मैं किन को बोलूं वो ट्रॉफिक फैक्टर है और किन को बोलूं वो हार्मोन है? बताओ बेटे। ट्रॉफिक फैक्टर वो हार्मोन है हार्मोन से, लेकिन ट्रॉफिक फैक्टर वो हार्मोन है जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, जिनका टारगेट कौन होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन्स कौन होते हैं? जिनका टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, बाकी बॉडी टिश्यूज होते हैं। ये भी अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे बताओगे। इंसुलिन क्या है, ट्रॉफिक फैक्टर या हार्मोन? बताओ। हार्मोन।
क्योंकि वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर रहा, वो तो आम मसल्स पे, लिवर पे, सॉरी मसल और एडिपोज टिश्यू पे उस पे एक्ट कर रहा है। बात समझ आ गई? एफएसएच, FSH is a trophic factor because it is acting on the ovaries and ovaries are producing estrogen. Yes, ovaries are also endocrine glands. ओवरी को हम गुनेड्स में करते हैं ना, टेस्टिस को गुनेड में करते हैं, लेकिन टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड हुए, ओवरीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड हुई। बात समझ आ रही है? तो FSH-LH क्या बन गए? ट्रॉफिक फैक्टर्स। अब बात समझ आ गई आपको? ये आपने इस तरह याद रखना है इसको। यहाँ पे हाइपोथैलेमस की स्लाइड है, ये देखो कि हाइपोथैलेमस डिफरेंट पार्ट्स के लिए क्या दे रहा है। ये सारे हार्मोन्स का ना बड़ा अच्छा एनालिसिस है इस स्लाइड में। इधर देखो, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए क्या दे रहा है? SRF, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? STH। TRF दे रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? TSH। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ACTH। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? FSH एंड LH। ओके, मीडियन पिट्यूटरी। अच्छा, एक और भी चीज दे रहा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। ये इनहिबिटरी है, ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। मीडियन के लिए क्या दे रहा है हाइपोथैलेमस? मेलानिन इनहिबिटरी फैक्टर, जो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बड़े मेलानिन है, मेलाटोनिन ना बोल देना इसे, मेलाटोनिन इज समथिंग एल्स। ये मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। और पोस्टीरियर के तो खुद हार्मोन दोनों जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कलर डिफरेंस क्यों है जरा बताओ? इस स्लाइड में डिफरेंट हार्मोन के बॉक्सेस डिफरेंट कलर के हैं, जरा बताओ। पर्पल वाले कौन से हैं? पर्पल वाले हार्मोन्स हैं कि ये आगे किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर रहा है। जो डार्क ब्लू है वो ट्रॉफिक फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर, और जो ब्लैक में है वो इनहिबिटरी। ये मैंने इसलिए कलर डिफरेंस आप लोगों को बताया है, यही पे इसलिए दिखाया है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता हूं। कंट्रोल के लिए पता बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता दूं। इधर देखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और जो भी आगे नेक्स्ट ग्लैंड या ऑर्गन जो भी है। अगर मैं पिट्यूटरी के हार्मोन की बात कर रहा हूं, इसके रेगुलेशन, एक रूल बता रहा हूं आपको, रूल बना लेना, फिट हो जाएगा। इसका कोई एक हार्मोन पकड़ लेता हूं मैं, H के नाम से कोई एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है, वो इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है वो इसको स्टिमुलेट करेगा, इस पिट्यूटरी के हार्मोन को। और ये पिट्यूटरी जिस हार्मोन को प्रोड्यूस करवा रहा है वो वापस आके इसको क्या करेगा? इनहिबिट। ये प्लस और माइनस के साइन का मतलब समझा रहा हूं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के साथ प्लस कौन सा लगा है? सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। कहां से आ रहा है? तो प्लस का मतलब है ये इसको क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। TSH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से प्लस। लेकिन TSH आगे क्या प्रोड्यूस करवा रहा था, और वो इसको क्या कर रहा है? ये फर्क है बस, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं। अगर आपको ये पता है ना कि पीछे हाइपोथैलेमस से क्या आ रहा था और ये आगे जाके किसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस माइनस का साइन आप खुद ही लगा सकते। ACTH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, कहां से? हाइपोथैलेमस से। और आगे ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रहा था जो इसको क्या कर रहे हैं आगे? नेगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, आगे वाला नेगेटिव फीडबैक। ये हो गया FSH-LH। प्रोलैक्टिन का मैंने कल बोला था, प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है कि नहीं? प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है कि नहीं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम लो। FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन। ये देखो इसका फंक्शन, ये देखो, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद LH टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर होती है? ओवरी के अंदर। इसका मतलब है प्रोलैक्टिन भी कहां एक्ट करता है? ओवरी पे भी एक्ट। नॉर्मली तो इसका फंक्शन है मिल्क फॉर्मेशन, वो तो लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन, वो तो है ही है। लेकिन एक और इसका फंक्शन क्या है, ये ओवरीज पे भी जाके एक्ट करता है और LH के साथ करता है। वो भी मैं करवाता हूं आपको कैसे करता है, वो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट वही। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूं? अगर आपको MCQ आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, अल्फा ऑप्शन FSH, बीटा ऑप्शन FSH प्लस LH,
चार्ली ऑप्शन FSH प्लस LH प्लस इंसुलिन, और डेल्टा ऑप्शन FSH प्लस LH प्लस प्रोलैक्टिन। डेल्टा इज द बेस्ट। आज से पहले आप इसका आंसर बीटा करते, आप कहते हैं FSH प्लस LH, आप प्रोलैक्टिन को शामिल ना करते, लेकिन आज के बाद किसको शामिल करना है? प्रोलैक्टिन को भी साथ शामिल करना। और ये बेटे यो मीडियन पिट्यूटरी से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? एक ही हो रहा है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फंक्शन है? पढ़ो। स्टिमुलेट्स द मेलानोसाइट्स व्हिच प्रोड्यूस मेलानिन, और मेलानिन क्या करता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन का हमें क्या फायदा है? देखो मेरी बात सुनो, कोई हार्मोन जो भी काम कर रहा है एंड पे तो हमें क्या होना चाहिए? उसका फायदा। ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के दौरान हेल्प करता है कि डिलीवरी जल्दी हो जाए। एसटीएच ग्रोथ करवा रहा है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर हेल्प कर रहे हैं ना हमारी। डार्कनिंग ऑफ स्किन हमारी कैसी हेल्प है जी? बताओ, ऊंची बोलो बेटे, मैं समझ नहीं आ रही। फैट्स के लिए नहीं, नहीं नहीं। यस, पहला जो मेलानिन का हमें फायदा है ना, हम हमारी स्किन रेडिएशन से बच जाते बेटे। हम किन रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं? सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, यही है जो हम सब जिसको होते हैं। हाँ, कभी MRI CT स्कैन चले जाएं या वो कहूटा वाली साइड पे जहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन ज्यादा होती है, वहां पे हम ज्यादा एक्सपोज, लेकिन यहाँ पे सनलाइट को तो हम सब एक्सपोज। तो एक लिमिट तक बचना है, तो मेलानिन क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट, एक काम। और दूसरा काम जो इसका हमें फायदा होता है, हमारा जो स्किन है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल पड़ी होती है, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक लिमिटेड अमाउंट में आके लगेगी ना, तो विटामिन डी बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? ये भी मेलानिन का फायदा। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूरोपियन लोग जिनमें मेलानिन बहुत कम होता है, और अफ्रीकन जिनमें मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, दोनों में विटामिन डी प्रोडक्शन कम होती है। विटामिन डी आपको लगता होगा अफ्रीकन में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मेलानिन बहुत ज्यादा है, नहीं, एक्चुअली इतना ज्यादा हो जाए ना तो भी विटामिन डी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो ये जो हम एशियन लोग हैं ना, एशिया के, हम में एक्चुअली मैक्सिमम होता है क्योंकि हमारी बहुत आइडियल टोन है स्किन की। ये ज्यादा आइडियल टोन है फॉर मेलानिन, फॉर अल्ट्रावायलेट प्रिवेंशन एंड फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। बात समझ आ रही है आपको? तो इसका फायदा भी समझो ना आगे कि मेलानिन प्रोड्यूस होने क्या फायदा हुआ, ये आगे फायदा। और लास्ट में ये हमें पता है, ये पोस्टीरियर का एडीएच वेजोप्रेसिन। इसको वेजोप्रेसिन क्यों कहते हैं? वेजोप्रेसिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। बेटे ये आएगा कब? जब बॉडी में वाटर नहीं है। तो बॉडी में वाटर जब नहीं होता तो ब्लड प्रेशर क्या हुआ होता है? कम। तो ये बॉडी में वाटर भी लेकर आता है और ब्लड प्रेशर को भी इनहांस कर, बॉडी को बचाने की कोशिश करता है, दोनों काम इसमें आते हैं। और ऑक्सीटोसिन, इसके दो टारगेट टिश्यू कौन कौन से? मेमोरी ग्लैंड्स और दूसरे यूट्रस। मेमोरी ग्लैंड में क्या करता है? मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन, और यूट्रस में करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। थायराइड हम कर चुके हैं, थायराइड हम कल कर चुके हैं। अच्छा, पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन, बेटे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, पता है ना इस बात का? पैराथायराइड क्या करता है? कैल्शियम को ज्यादा। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम को कम। इतना ही याद रख लो बहुत। जब कभी कैल्शियम लिमिट से कम चली गई तो पैराथायराइड चाहिए, जब कभी कैल्शियम लिमिट से ज्यादा चली गई तो कैल्सीटोनिन चाहिए, इनको नॉर्मल रेंज के अंदर। एडिनल ग्लैंड में ये मैं बता चुका हूं आपको, ये देखो क्या लिखा है एपिनेफ्रीन के साथ, डायलेट्स ब्लड वेसल, नॉर एपिनेफ्रीन के साथ। समझ आ गया? कौन सी डायलेट करेंगी? ब्रेन की, हार्ट की, स्केलेटल मसल। और ये कौन सी कंस्ट्रिक्ट करेंगी? सारी, स्पेशली गट, सारी स्पेशली गट, एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। वैसे ओवरऑल ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक में बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि ओवरऑल तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ही है, कुछ वेसल की वेजो डायलेशन उसमें चलेगी। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसके भी आपके लेवल पे पता होना चाहिए। व्हाट इंसुलिन डज? ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड में, और ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है। जब खाना खाते हो तो कौन सा प्रोड्यूस होगा? जब खाना खाते हो तो इंसुलिन। ग्लूकोज बढ़ा रहे हो ना, तो कम करनी है अब इंसुलिन। और जब भूख लग रही होती है तो ग्लूकागॉन, ऑपोजिट है। और डायबिटीज क्या होती है? वैसे हमारे कोर्स में तो नहीं, वैसे जस्ट
व्हाट इज डायबिटीज? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल परमानेंटली, नीचे आ ही नहीं रहा, मतलब आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऊपर ही है। और क्यों है? दो टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 में प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन उस बंदे की अपनी है ही नहीं, वो जो बीटा सेल और पेनक्रियाज ने प्रोड्यूस करनी थी, बीटा सेल ही खराब हुए पड़े। और टाइप 2 में क्या प्रॉब्लम है? इंसुलिन बनी हुई है लेकिन जो रिसेप्टर है ना वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये दो प्रॉब्लम्स।